तक वो जो उद्योगपति हैं, जब तक उनका मोह सरकार नहीं छोड़ेगी। अंबानी और अडानी आप देख भी रहे हैं, अभी अगर आपको मालूम है एक वीडियो चल रही है कि ये जो कल बात हुई है जो किसानों की और सरकार के बीच में, उसके बाद में जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री अनऑफिशियली जब बात करे तो उन्होंने कहा कि यार किसान चले जाएंगे तो अंबानी और अडानी आ जाएंगे। ਅੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या के अगर वो ये कह दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अंबानी और अडानी के लिए, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी के लिए ही कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए, जिस समय देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड्ढे में जा रही है, पाताल में जा रही है, -24 में पहुंच गई और अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि -12 जाएगी पूरी साल की जो है, उस समय में अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी कैसे 10 गुना बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे अंबानी और अडानी की चौखट को चूम रहा है, कैसे उनके तलवे चाट रहा है उद्योगपतियों के। तो जब प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के तलवे चाटने लगे और उन्हीं के लिए सारा काम करने लगे, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए वो हट रहे। लेकिन ये लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, मारने की उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर अभी भी जिंदा है। यहाँ जो किसान हैं ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए। जो हमारी विरोधी धीरा ऑपोजिशन है कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन जो ये पब्लिक है, यही अपोजिशन है। जिन अपोजिशन की आप बात कर रहे हो वो तो मुर्दे हैं, पहले ही मर चुके हैं। और अगर वो आए भी तो मैं कहता हूं उन्हें जो मार के आप भगाओ, वो आपके किसी काम के लिए नहीं है। नेता का कभी नहीं बिगड़ता, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, हार गया हो या जीत गया हो, वो नेता अभी आपके किसी काम के नहीं थे। अगर वो निकम्मे किसी काम के होते तो आज हमें यहाँ नहीं होता हो, ये संसद में ही बिल खत्म हो गया होता। लेकिन उनकी नाकामी की वजह से हमें सड़क पे आना पड़ा है। तो आप उनसे कोई उम्मीद मत रखो, वो कोई आने वाले नहीं है। ये लड़ाई आपकी है, आप ही अपोजिशन है और आप अपोजिशन मान के इस लड़ाई को लड़िए, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹੱਟ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन टस तो मस क्यों नहीं हो रहे? किस चीज का कॉन्फिडेंस है उन्होंने? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस उनको ये है, संसद में उनके पास बहुमत है, अपोजिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? चलिए इस बात को भी बताता हूं। अपोजिशन भी कहीं ना कहीं बेईमान रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। हर किसी की फाइल उन्होंने रखी हुई है कि जो बोलेगा उसी को लाके जेल में डाल देंगे। जब अपोजिशन जेल में जाने से डरने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। तो अपोजिशन तो इस तरह से हो गया। दूसरा, उनके पास बहुमत लोकसभा में है और उनके पास इतना पैसा है, देश का इतना पैसा लूट लूट के बीजेपी ने जमा कर रखा है कि जिसको भी खरीदना हो वो खरीद लें, लेकिन वो किसानों को नहीं खरीद सकते। यही उनकी जो है यहाँ स्थिति जो फंस गई है। अब जो स्थिति है कि भाई क्यों नहीं करे, तो मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि वो ईवीएम जो उनके पास है तो आपकी वोटों की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनसे जो पैसा ले रखा है, अभी इसी कोरोना काल में 54,000 करोड़ रुपया सरकार ने लिया है। तो उनसे जो पैसा ले रहे हैं, उनके माध्यम से या उनके हिसाब से जो नीतियां बना रहे हैं, अगर आपकी बात मान लेंगे तो उनको कैसे कहेंगे? केवल अडानी और अंबानी यही उसके पीछे नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी उसके पीछे है कि किसी भी तरह से किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हाथ में चली जाए ताकि वो अपनी नीतियां अपने हिसाब से लागू कर सकें। ये है स्थिति, इसलिए सरकार नहीं झुक रही। तो वकील साहब, जैसे पहले वकील साहब, नेशनल मीडिया तो गुलाम है, गुलामों की बात करने से क्या फायदा है? वो तो बिल्कुल दलाल है, गोदी मीडिया उसकी कोई वो नहीं है। और मैं समझता हूँ आप लोग जो आ रहे हैं नेशनल मीडिया वाले, उनका सही इंतजाम आप कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है। मीडिया तो आप हैं। मीडिया क्या होता है? जो सही बात दिखाए, लोगों तक पहुंचाए। और सोशल मीडिया से बढ़िया मैं नहीं समझता कोई मीडिया है आज की तारीख में। आपके माध्यम से बात पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਇਹ असफल हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से ये सरकार ये जो टैग लगा रही है इसमें पूरी तरह से असफल होगी। सफल वो वहां भी नहीं थी। उन पर जो टैग लगाया CNRC के आंदोलन में शाहीन बाग पर, सफल वो वहां भी नहीं थे, क्योंकि ये मीडिया जो उनको दिखा रहा था उसकी बात थी।
बाकी यहां जो उन पर आरोप लगा रहे हैं इस किसान आंदोलन पे आतंकवादी होने का, खालिस्तानी होने का या पाकिस्तानी, देखिए इस देश में अगर सबसे बड़े आतंकवादी हैं तो 3 हैं। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 अमित शाह और नंबर 3 जो मोहन भागवत है। और इनके साथ में इनको फंडिंग करने वाले जो आतंकवादी हैं वो है अडानी और अंबानी। इन 5 से बड़ा आतंकवादी इस देश में कोई नहीं है। तो ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो किसान हैं उन पर ये टैग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि किसी हालत में सफल होंगे नहीं, ये टैग लगेगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ सब किसान हैं। जी वकील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जाफ्ता हैं, इनको आपने ये नहीं बताया कि पंजाब के जो खेतों के मसले हैं जिन्होंने ਅਸੀਂ ਵੱਟਾ कहने ਵੱਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸਾਡੇ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इन्होंने समझाने की कोशिश की थी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट को समझाने से यूं फायदा नहीं है। मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सही चीज को सुनने और सही फैसला देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा सी भी मानवता होती, इस देश में किसान इतनी बड़ी मात्रा में सड़क पर है। इससे पहले इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ, कोरोना में इतना भयानक हाल हुआ, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी बोला हो? नहीं। हाई कोर्टों ने जब बोला, कई हाई कोर्टों ने बोला, तब जाके 62 दिन बाद कोरोना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, सरकार के इशारे पर, सरकार के ढंग से काम कर रही है। बहुत सीधी बात है। तो इस देश, देखिए हमारी दिक्कत यह है कि सारी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। एक सबसे ज्यादा उम्मीद किससे थी? वो थी अदालत से। वो सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो चुकी है। अगर अदालत होती तो निश्चित रूप से उसके पास में पूरे अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सुमोटो एक्शन लेके वो पूछती कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ये रिपोर्ट नहीं जा रही है? जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, आप देखेंगे, आप ढंग बताता हूं आपका, रिट फाइल हुई है इसी किसान आंदोलन के उसमें, और उसमें यह भी कहा गया है कि भाई किसान यहां खड़े हैं तो इसमें कोरोना फैलने की वो है, कोरोना की, तो इसका मतलब यह है कि इसके माध्यम से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है। वो जो लोग हैं बीजेपी के, आरएसएस के, उनमें से किसी ने रिट डाली है, किसी किसान ने नहीं डाली होगी वो, तो उनमें से रिट डाल के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाए और कोई भी सरकार कहीं सुनने को तैयार ना हो, और जब पूरे मतलब जिंदगी पर ही बना है, उस समय की जो लड़ाई होती है वो आर पार की लड़ाई होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आएगी तो अपना अपमान ही कराएगी अगर न्याय नहीं किया, और न्याय वो करेगी नहीं। हम देख चुके हैं बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उसमें जो है आर्टिकल 142 का आधार लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अनुच्छेद 142 का आधार पर इसका फैसला किया, लेकिन फैसला क्या किया? जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उन्हीं के हाथ में जो है वो सारी जगह दे दी। तो जो आर्टिकल 142 है वो कहता है कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय। तो न्याय तो हुआ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं कर सकती। इस देश की सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और आपने अभी देखा है, जैसे प्रशांत भूषण जी के मामले में देखा सुप्रीम कोर्ट की कितनी फजीहत हुई, अभी आपने कुणाल कामरा के में देखा तो कितनी फजीहत हुई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट इतनी डर गई कि कुणाल कामरा में जो पिटीशन डाली गई कंटेम्प्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से मना कर दिया। तो ये स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की। तो कोर्ट आपके साथ में नहीं है, सरकार आपके साथ में नहीं है, अपोजिशन पूरी तरह से मर चुका है। आप ही अपोजिशन है, आप ही की लड़ाई है। पूरी ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़िए। जो लोग सच्चाई के साथ देने वाले हैं इस देश में सारे, वो इस आंदोलन में आपके साथ रहे। तो वकील साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आंदोलन को असल में जो ये बात है, जो पेच है, वो कहाँ फंसा हुआ है? अब की बार तो आर पार की बात कर रहे हैं आप। देखिए, जब लड़ाई होती है ना, तो क्योंकि आप देखिए उन्होंने जो कानून बनाया है, जिनके लिए बनाया है, वो बहुत बड़ी फोर्स है। उनके सामने अगर पैसे से हम तुलना करें तो हमारे किसानों की कोई ताकत नहीं, देश में किसी की भी ताकत नहीं। उनके पास पैसे की बहुत ताकत, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी हैं। साथ में जो है यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन, टॉप के बिजनेसमैन, वो सरकार के साथ में हैं। अगर सरकार पीछे हटती है तो निश्चित रूप से वो जो हैं, आज आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, वो इनकी खाल खींचेंगे। और अगर सरकार मतलब पीछे नहीं हटती है तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये चलेगा अभी मामला लंबा, पर हमें बहुत धैर्य के साथ में अपनी लड़ाई लड़नी है और जीतने तक यहीं टिके रहना है।
इसमें कोई कसर होनी नहीं चाहिए। और जो दलाल हमारे बीच में आने की कोशिश करें उनका इंतजाम भी प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड लेके चल रहे हैं उससे कम पे कोई समझौता नहीं। जी जी। तो वकील साहब एक आखिरी सवाल ये है कि इस जो संघर्ष है, ये संघर्ष हो रहा है, एजुटेशन चल रहा है, सरकार का आप क्योंकि बात कर रहे हैं, रवैये से क्या लगता है कितने दिन और? नहीं, देखिए सरकार इसको इतना लिंगर ऑन करना चाहेगी कि ताकि सर्दी और बढ़ जाए और हम लोग परेशान होकर अपना ये हटा लें। सरकार का बहुत सिंपल सा है, जब वो लगेगा कि भाई ये सारा सब कुछ होने के बावजूद भी ये नहीं टस से मस हो रहे हैं, तब सरकार आएगी। मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं। सीए एनआरसी का आंदोलन आपने देखा, कानून पास करा लिया और गुलाम राष्ट्रपति है, उसने तुरंत ही साइन भी कर दिए जैसे इस पे किए हैं। लेकिन उस सबके बावजूद भी लोकसभा में पास करा लिया, राज्यसभा में पास करा लिया, साइन भी कर दिया राष्ट्रपति ने, उसके बाद भी आज तक सीए एनआरसी का कानून लागू नहीं कर सकी सरकार। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि जो आंदोलन था, मैं उस आंदोलन में पूरे देश में गया हूं। वो आंदोलन इतना जबरदस्त था जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। बेगूसराय बिहार में, उससे करीब 20 किलोमीटर आगे एक जगह है लखमनिया करके। उस जगह पर जब मैं रात को पहुंचा 10 बजे, मैं देख के हैरान था, तकरीबन 50,000 लोग मेरे भाषण को सुनने के लिए 10 बजे रात के वहां पर इकट्ठा थे, और जिनमें 20,000 महिलाएं थी। उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। मैं हैरान हूं इस बात का कि इतनी बड़ी संख्या में, और बेगूसराय अकेले डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 जगह वो आंदोलन था। इस तरह से पूरे बिहार में था और पूरे देश में था। इतना जबरदस्त आंदोलन था जिसकी वजह से सरकार आज तक उसे लागू नहीं कर सकी। ये आंदोलन भी धीरे 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 मैं समझ रहा हूं कि बहुत मजबूत होगा, और इसको लिंगर ऑन जरूर वो करेगी ताकि हम ठंड से डर के भाग जाएं। पर हम अब जब आए हैं तो निकले हैं तो डटने के लिए निकले हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए निकले हैं, और हम तब तक यहां से हिलने वाला नहीं है जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। और हमारी मजबूती हमारे यहाँ डटे रहना ही सरकार को झुकाएगा। तो वकील साहब, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस कानून की प्रौढ़ता कर रहे हैं कि ये अच्छा है, और दूसरा एक सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कह रहे हैं कि देश बहुत आगे जा रहा है। नहीं, आप देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, वो लोग या तो पूरी तरह से मूर्ख हैं, और या फिर वो उनके कीड़े हैं, जो उनके आईटी सेल के कीड़े हैं, बीजेपी के और आरएसएस के जो कीड़े हैं, वो लोग हैं, या बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। मुझे आप एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने संशोधन किया है, इन्हीं 3 बिलों में है वो। उसमें इन्होंने जो एक सीमा थी कि भाई इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, वो सीमा हटा दी। उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि व्यापारी, उद्योगपति अब जितनी चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, मटर हो, बाजरा हो, कोई भी फसल हो, उसका स्टॉक कर लेगा। और स्टॉक करने के बाद में जब उसकी मांग बढ़ेगी और महंगाई जब बढ़ेगी, तब उसको बेचेगा 4 गुने दाम में, 5 गुने दाम में, 10 गुने दाम में। ये एक आज का उदाहरण नहीं है, पीछे भी है, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया। अब आप सोचिए, किसान से जो आलू इस समय लिया जा रहा है वो 5 रुपए से 10 रुपए किलो लिया जा रहा है। आप मार्केट में लेने जाइए, मैं जाता हूं खरीदने, 40 रुपए 50 रुपए मार्केट में मिल रहा है। आप एक चीज देखिए कि किसान को उसकी मेहनत में नहीं मिल रही, और आम आदमी को कितना मिल रहा है। यानी जो व्यक्ति 4 से 6 महीने मेहनत कर रहा है, उसे उसकी जो लागत मेहनत जो वो भी नहीं मिल रही। लेकिन जिस व्यक्ति ने पैसा लेके स्टॉक जमा कर लिया, वो उस पर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना तक पैसा कमा रहा। ठीक इसी तरह से लहसुन जिस समय होता है, लहसुन सरकारी रेट जो खरीदती है सरकार 35 रुपए किलो, और आप लहसुन मार्केट में चले जाइए, इस समय 200 रुपए है। अब से 2 महीने पहले 400 रुपए 300 रुपए किलो बिका है लहसुन। इसका वजन किस पे पड़ता है बताइए आप? आम आदमी पे नहीं पड़ता। जो भी इस देश के लोग हैं, आम लोग हैं, जो भी इन सारी सब्जियों को, अनाज को इस्तेमाल करते हैं, उन सब पे असर पड़ता है। तो सरकार अगर किसान को दबाने में कामयाब हो गई तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो किसान के साथ में उसकी लड़ाई लड़ना, सबको साथ में आना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो सारी चीजें हो रही हैं, हमें इन सारी चीजों को समझना है।